Good evening, everyone. I welcome all the students studying in offline mode, online live mode, और जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को बाद में साहस एप्लीकेशन पर देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट इसके यूनिट नंबर 1 का, जिसके अंदर सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उसका सुपर रिवीजन हम इस सेशन में करने वाले हैं। और इसके लिए ये सुपर रिवीजन नोट्स जो है वो आपको खास रिफर करनी है। इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने कवर कर दी है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में पास्ट क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो मैंने यहां पर दिए हुए हैं, जिसमें क्या आंसर्स लिखने हैं वो सारी चीजें आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। चलिए, डायरेक्ट टैक्स, जिसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको काम की है, जिसमें सबसे पहला है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, दीज टू आर इंटर रिलेटेड टॉपिक। शायद 2.5 मार्क्स में आपको काम लग सके। तो देखो, असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जांपल हमारा असेसमेंट ईयर है 2023-24। इसका मतलब कि वो स्टार्ट होगा 1st अप्रैल 2023 से एंड खत्म होगा 31st मार्च 2024 पे। या अगर 24-25 ये हमारा असेसमेंट ईयर है तो 1st अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है, 31st मार्च 2025 पर खत्म होगा। एक साल का टाइम पीरियड, दैट इज अवर असेसमेंट ईयर। अब ये असेसमेंट ईयर मेन क्या है, तो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। क्या बोला है, इनकम्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। अभी प्रीवियस ईयर क्या है वो उसके बाद ही हम तुरंत समझ रहे हैं। इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की है उसके नेक्स्ट ईयर को हम असेसमेंट कहेंगे, असेसमेंट ईयर कहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में उस प्रीवियस ईयर में जो हमने इनकम अर्न की है उसके ऊपर टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल 2023-24 में हमने पूरे साल मेहनत करके पैसे अर्न किए हैं, तो उसके बाद वाले ईयर में हमारी ये 2023-24 की इनकम का असेसमेंट होगा, कैलकुलेशन होगा, और फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा 24-25। तो 24-25 जिस ईयर में हम इनकम का असेसमेंट कर रहे हैं उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर की इनकम को हम असेस कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर वो भी नॉर्मली 1 ईयर का ही होता है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की है उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। और फिर वो प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की है वो उसके बाद वाले ईयर में टैक्सेबल होती है, तो उसके बाद वाले ईयर को हम बोलेंगे 2000, मतलब 24-25 या कुछ भी, जिसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पूरा साल पढ़ाया, मेहनत की 2023-24 में। अब 2023-24 यानी कि 1st अप्रैल 2023 से लेकर 31st मार्च 2024 को ये ईयर खत्म हो गया। तो अभी मैंने ये 23-24 में कितनी टोटल इनकम अर्न की है, ये टोटल इनकम को असेस करेंगे ऑब्वियसली वो ईयर खत्म होने के बाद। तो वो ईयर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा हमारा वो होगा 2024-25। तो ये 2024-25 जिस ईयर में हम इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, कौन से ईयर की इनकम को, उसके पहले वाली इनकम को। तो जिस साल में हमने ये इनकम अर्न की वो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, और इस इनकम को हमने एसेस किया, चेक किया फॉर टैक्स पर्पस 2024-25 में, तो उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर के ऊपर कुछ चीजों को आपको खास ध्यान में रखना है। 2.5 मार्क्स में, 3 मार्क में, 5 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रीवियस ईयर। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ, ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। तो यहां पर देखो, प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं वो ईयर, वो आइडियली 12 मंथ का होता है, 1st अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक। फॉर एग्जांपल 2023-24 इज अवर प्रीवियस ईयर, तो वो 1st अप्रैल से स्टार्ट होके 31st मार्च तक 12 मंथ का हो गया। बट सपोज मैंने बिजनेस ही शुरू किया था 1st अगस्त 2023 को, 1st अगस्त 2023 को तो मैंने बिजनेस शुरू किया, और ईयर तो एंड हो रहा है 31st मार्च 2024 को। तो मेरा प्रीवियस ईयर कब से कब तक का रहेगा,
1 अगस्त से लेके 31 मार्च, तो 12 महीने नहीं होंगे, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर कभी भी 12 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। प्रीवियस ईयर इज ऑफ 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, डिपेंड कि हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया, बट प्रीवियस ईयर कैन नेवर बी मोर देन 12 मंथ। देखो, फॉर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस और प्रोफेशन, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जो कि हमने अभी एग्जांपल के लिए बोला 1 अगस्त 2023, एंड एंडिंग ऑन द इमीडिएट फॉलोइंग 31 मार्च, जो कि कौन सी आएगी 31 मार्च 2024। तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का ड्यूरेशन, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने हुए? 8 महीने। तो मेरा प्रीवियस ईयर 8 मंथ का हो गया। तो लेस देन 12 मंथ हो सकता है फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस, ठीक है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, एंड सेकंड ऑनवर्ड जो भी होंगे प्रीवियस ईयर, वो सारे के सारे 12 मंथ के ही होंगे, क्योंकि बिजनेस तो एक बार स्टार्ट हो गया, फिर फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ही होता है। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, इट कैन नेवर बी मोर देन 12 मंथ, एंड सेकंड ऑनवर्ड्स यानी कि सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर वो 12 मंथ के ही होंगे। प्रीवियस ईयर में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये चीजें आपको लिखनी होगी। अगर ये पूछा है स्टेटमेंट तो 2.5 मार्क्स में पूछा है, इसलिए ये सारी चीजों को यहां पर कंसीडर किया हुआ है। नाउ पर्सन, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है पर्सन की, जो कि एसएससी बनते हैं, जिसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहां पर पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं? तो सबसे पहले आएगा इंडिविजुअल, जिसमें आता है नेचुरल पर्सन, फॉर एग्जांपल भाविन सर अकाउंट या फिर जतीन सर अकाउंट या चिराग सर अकाउंट या प्रणव सर अकाउंट, मतलब जितने भी नेचुरल पर्सन, आप, मैं, सब लोग, वो कवर होते हैं नेचुरल पर्सन। देन सेकंड एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑल पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी कौन आता है? तो ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन फैमिली, मतलब परदादा, दादा, उनके बच्चे, मतलब पिताजी, उनके बच्चे, उनके बच्चे, वो सब आते हैं एचयूएफ में, इंक्लूडिंग देयर वाइव्स एंड अनमैरिड डॉटर। मतलब अगर बेटा था, उसकी शादी हो गई, तो जो बहू आई है वो भी एचयूएफ का हिस्सा बन जाए, और डॉटर है, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तब तक वो इसी एचयूएफ की मेंबर, शादी हो गई है तो फिर वो ऑब्वियसली जिस फैमिली में गई होगी वहां की मेंबर बन सकती है। तो एचयूएफ में मेंबर कौन होता है? ऑल मेंबर फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब टॉप से लेके नीचे आना है, डिसेंडिंग मतलब उतरता, ऊपर थी लईने नीचे સુધી, દાદાજી, પરદાદા હોય તો પરદાદા, પછી દાદા, પપ્પા, પપ્પાની જોડે એમના ભાઈઓ હોય તો કાકા, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इंक्लूडिंग वाइफ्स ऑफ सन अगर मैरिड है तो, एंड अनमैरिड डॉटर, ये सब आते हैं एचयूएफ के मेंबर्स। देन अ कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर में फॉर्म हुई है, फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म, एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी और बीओआई। देन लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में कौन आता है? ये नाम काम के है, म्यूनिसिपल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड ऑफ पोर्ट कमिश्नर और अदर authority legally entitled to or entrusted by the government, and AJP, artificial judicial person. Now AJP cover all the artificial person with a judicial personality such as, example के तौर पर बार काउंसिल, हालांकि ये एमसीक्यू के लिए काम का पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपको एमसीक्यू के लिए काम का है कि कौन आता है। फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटी में कौन आता है, बार काउंसिल किसका एग्जाम्पल है, या एजेपी का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, इस तरह से काम का है। नाउ इनकम, अभी इनकम का जो पॉइंट है उसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, थियोरी क्वेश्चन, तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम पूछते हैं, या तो फिर कोई भी 10 एग्जाम्पल नॉट एन इनकम के दो। तो यहां पर ये वाला पॉइंट हमारे पैम्पलेट में आपको मिल जाएगा, ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम 24 पॉइंट्स है, रिसिप्ट्स विच आर टर्म एज इनकम 18 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, और कौन सी चीज इनकम में कंसीडर नहीं होती है, जो कि ये प्रिंसिपल्स में ही कवर हो गया है।
तो आपको पूछते हैं कि राइट एनी 5 एग्जांपल्स और 10 एग्जांपल्स ऑफ नॉट एन इनकम और एग्जांपल ऑफ एन इनकम, तो वो लिस्ट में से आपको लिखना है, ठीक है। वो आप देख सकते हो, अगर आपको देखना है तो उसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। जो भी साहस ऐप के स्टूडेंट्स है वो साहस एप्लीकेशन में डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 1 पे जाएंगे। यूनिट नंबर 1 में सीक्वेंस में वीडियो रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो यहां से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज हम लोग आ रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल्स सबसे पहली कैटेगरी, फिर एचयूएफ आएंगे, फिर फॉर्म आएगी, कंपनी आएगी। तो अपने लिए मेन जो है वो है इंडिविजुअल। बहुत अच्छे से फुल फोकस के साथ ध्यान रखना। शायद कंडीशंस पूछे तो थियोरी में 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछे, आइडियली इसमें से आपको एग्जाम्पल आने वाला है। चलो, अभी आपको शॉर्ट सम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फुल कॉन्सेंट्रेशन सब लोग यहां पर रखेंगे। चैन से सोना है तो जाग जाइए, कॉन्सेंट्रेशन अभी यहां पर रखेंगे, ठीक है। देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले इंडिविजुअल का, एनो ध्यान भले ना मारू छे। देखो, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, कोई भी पर्सन को टैक्स पे करना है, टैक्स कैलकुलेशन करना है या नहीं, वो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस से पता चलता है, ना कि उसकी सिटीजनशिप से। इंडियन है मतलब इंडिया में टैक्स भरना ही है, इंडियन नहीं है तो इंडिया में टैक्स नहीं भरना है, ऐसा नहीं है। हमको देखना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए यहां पर अपने को बेसिक कंडीशन दी हुई है। अब बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन है, उसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई होगी। देखो यहां पर लिखा है सेटिस्फाई एनी वन फ्रॉम द 2 बेसिक कंडीशन, तो उस इंडिविजुअल को हम बोलेंगे रेसिडेंट। एंड ऑर्डिनरी या बट ऑर्डिनरी, उसके लिए एडिशनल कंडीशन देंगे। बट ये 2 बेसिक कंडीशन है, उसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गई, दैट मींस द इंडिविजुअल इज रेसिडेंट। एंड दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ही इज नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो रेसिडेंट, फिर एंड ऑर्डिनरी या बट ऑर्डिनरी के लिए हम लोग एडिशनल कंडीशन देखेंगे। बट मेन चीज क्या कही है, 2 में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन द पर्सन इज रेसिडेंट। अब ये 2 बेसिक कंडीशन कौन सी है, तो पहला, अ पर्सन इज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज इन प्रीवियस ईयर। जिस ईयर का हमको पूछा हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन असेसमेंट ईयर जो भी बोला है, उसके प्रीवियस ईयर में वो पर्सन कितने दिन इंडिया में था, तो 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में था, देन ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। अब अगर प्रीवियस ईयर में जो असेसमेंट ईयर का हमें पूछा है रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके इमीडिएट प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज इंडिया में नहीं था, तो बेसिक सेकंड कंडीशन देखनी है कि क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर इंडिया में था, 60 दिन या उससे ज्यादा, एंड उस प्रीवियस ईयर के भी इमीडिएट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 365 डेज से ज्यादा प्रेजेंट था। ध्यान से समझना, सारे के सारे एग्जांपल्स इन्हीं कंडीशंस के ऊपर है। ये कंडीशन क्लियर, एग्जांपल में कोई मिस्टेक नहीं, सारे के सारे एग्जांपल ऐसे हो जाएंगे। पर अगर कंडीशन में गड़बड़ी कर रहे हो, ईयर ऊपर नीचे हो गए, मतलब आपके मार्क्स जाएंगे, कितने भी एग्जांपल की प्रैक्टिस करो। क्या बोला है, बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गई, पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया। दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट के लिए 2 बेसिक कंडीशन कौन सी है, तो जिस असेसमेंट ईयर का हमें क्वेश्चन पूछा है उसके प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बात खत्म। फिर अपने को सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दो चलेगा। अब सपोज पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि सर 182 डेज तो नहीं हो रहे, 100 डेज हो रहे हैं, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखो कि वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा इंडिया में था, और उस प्रीवियस ईयर के पहले के 4 प्रीवियस ईयर में टोटल 365 डेज से ज्यादा बाहर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाए। अब रेसिडेंट इन इंडिया हो गया तो 2 एडिशनल कंडीशन है जो डिसाइड करेगी कि वेदर ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या नाम याद रखने हैं? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो पहले दो में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो रेसिडेंट इन इंडिया तो हो गया। अब अपने को जानना है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है या बट नॉट ऑर्डिनरी है। तो ये दो एडिशनल कंडीशन, ये दो एडिशनल कंडीशन में से दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो मैंने लिखा ही है ऊपर बोल्ड लेटर में कि सेटिस्फाई बोथ, मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई, देन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। या तो वो दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करता है या दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो सेटिस्फाई एनी वन और नन, मतलब ये दोनों में से दोनों सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये दोनों में से कोई एक ही सेटिस्फाई हुई या दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर बट नॉट ऑर्डिनरी। तो ये एडिशनल कंडीशन कौन सी है? ही इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। जिस ईयर का हम असेसमेंट कर रहे हैं उससे पहले के 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से वो 2 ईयर में रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब ऊपर की जो दो बेसिक कंडीशन है उसमें से कोई भी अप्लाई हो रही है मतलब वो रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। तो 10 साल में से आपको देख लेना है, अगर डेटा दिए है, नंबर ऑफ डेज दिए है, तो आपको देखना है कि ऐसे कितने ईयर्स हो रहे हैं जिसमें वो रेसिडेंट इन इंडिया हो रहा है। या तो 182 डेज से ज्यादा, या तो 60 डेज से ज्यादा, और उस पर्टिकुलर ईयर के पहले के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा। ये चीज को माइंड में फिट करनी है। या तो फिर उसके साथ साथ स्टेड इन इंडिया फॉर 730 और मोर डेज इन लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और पिछले 7 प्रीवियस ईयर में से 730 डेज और मोर ये इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई तो वो पर्सन होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन एक सेटिस्फाई हो गई बट एडिशनल कंडीशन में भी एक ही सेटिस्फाई हो रही है तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन एक सेटिस्फाई हो गई या दोनों हो गई, कोई लेना देना नहीं है, कोई भी एक हो जाना चाहिए। एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो भी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नॉन रेसिडेंट। अब दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दोनों में से एक भी नहीं हो रही है तो फिर एंड ऑर्डिनरी या बट ऑर्डिनरी का क्वेश्चन ही नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट हो। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ब्रीफ में लिख के दे दिया है, इसके बाहर का कुछ नहीं है। तो इसको अच्छे से माइंड में आप लोगों को फिट करना है। अब इसके एक्सेप्शन पॉइंट, अपवाद। अब एक्सेप्शन पॉइंट क्या है? तो वेर एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो जो भी मेन वर्ड्स है ना वो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया क्योंकि आपको वही चीजें याद रखनी है कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस में एक्सेप्शन पॉइंट है। तो पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, हु लीव्स इंडिया, भारत छोड़ के जा रहा है। अब दो में से कोई भी एक पर्पस होना चाहिए, या तो फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और एज अ मेंबर ऑफ क्रू, इंडियन क्रू, इंडियन शिप में एज अ क्रू मेंबर जा रहा है तो उसको यहां पर क्या करना है? ही हैज बीन इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर इंस्टेड ऑफ 60 डेज और मोर इन कंडीशन सेकंड। मतलब जो बेसिक कंडीशन हमने देखी थी उसमें दो थी, 182 डेज और मोर या सेकंड 60 डेज या उससे ज्यादा। पर अगर यहां पर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है या तो जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो एज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो फिर उसको सिर्फ पहली ही बेसिक कंडीशन लगनी चाहिए। अगर पहली बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई मतलब वो नॉन रेसिडेंट। ठीक है? ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन, उसको सेकंड बेसिक कंडीशन पे नहीं जाना है। क्लियर? दूसरा, इफ द इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कम्स टू विजिट इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, भारत की विजिट पर आता है तो वो इंडिया में कितना प्रेजेंट होना चाहिए? इन दैट प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर इंस्टेड ऑफ 60 डेज। ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन। तो अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढने के लिए कहा है तो आपको ये देखना है कि वो पर्सन का स्टेटस क्या है। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो
इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है तो ध्यान रखना होगा कि आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन लगानी, ठीक है। अब यहां पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या, क्योंकि यहां पर दो चीजें कही है, देखो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन मतलब या तो उसका खुद का बर्थ या उसके किसी भी पेरेंट्स का, यानी कि मम्मी या पापा, either of his parents or his grandparents was born in undivided India। मतलब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उससे पहले या तो वो पर्सन का खुद का बर्थ इंडिया में होना चाहिए या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स। अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो फिर उसको हम लोग क्या मानेंगे, इंडियन सिटीजन, ठीक है। यहां पर ये पर्सन डीम्ड टू बी एन इंडियन उसके लिए। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा नोट भी याद रखनी है जो भी इंपॉर्टेंट है, इवन इफ द इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, मतलब ना 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ना 60 डेज और मोर एंड 365 प्लस डेज इन प्रीवियस 4 ईयर, वो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फिर भी हम उसको रेसिडेंट इन इंडिया मान सकते हैं। पूछो कब, पूछो। तो उसके लिए 3 एडिशनल कंडीशन है। देखो तो ये 3 एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर हम उससे रेसिडेंट इन इंडिया मान सकते हैं, इवन दो कि पहली 2 बेसिक कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई है। तो ये कौन सी 3 एडिशनल कंडीशन है, तो पहला तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, अगर पहली 2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो भी पहला तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हिज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स एक्सीड्स 15 लाख, 15 लाख से ऊपर उनकी प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम हो रही है फॉरेन सोर्स के अलावा। एंड तीसरा, इज नॉट लायबल टू टैक्सेशन इन एनी अदर कंट्री, मतलब कोई और कंट्री में वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है, तो फिर इंडिया वाले बोलेंगे कि हमको टैक्स दे, ठीक है। 3 एडिशनल कंडीशन, अगर 2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये 3 कंडीशन देखनी है कि क्या वो इंडियन सिटीजन है, दूसरा क्या उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा हो रही है, और तीसरा वो कोई और देश में टैक्सेबल नहीं है, तो फिर इंडिया में हम टैक्स ले लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ये तीनों के 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई ऑल 3। मतलब 3 में से कोई एक हो गई या 2 हो गई तो नहीं चलेगा, तीनों की 3 सेटिस्फाई होगी तो ही उसको रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। अब उसके बाद है HUF, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस करने के लिए, जानने के लिए सबसे ज्यादा कंडीशन थी, उससे थोड़ा कम है HUF और उसके बाद तो बहुत कम है। HUF के लिए 1 बेसिक कंडीशन है एंड 2 एडिशनल कंडीशन। अभी बेसिक कंडीशन क्या है, तो देखो बेसिक कंडीशन ऑफ HUF एज अ रेसिडेंट इन इंडिया, तो HUF इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आगे के भी सारे जो इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं उसमें काम लगेगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। मतलब HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो पूरे का पूरा या पार्टली इंडिया से हो रहा है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब HUF है जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जो कि मैंने यहां पर नोट लिखी हुई है। प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिजनेस यूएस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कंट्रोल कहां से कर रहे हो, मैं इंडिया में बैठ के कंट्रोल कर रहा हूं, तो फिर वो रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया से होना चाहिए। एंड नॉन रेसिडेंट कब माना जाएगा, तो ऑब्वियसली इंडिया से नहीं हो रहा होगा, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट। मेन वर्ड्स के बीच में रिलेवेंस दे दो, रेसिडेंट इन इंडिया कब, सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, बट क्या सिचुएटेड, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नॉट प्लेस ऑफ बिजनेस। कंट्रोल कहां से हो रहा है, बिजनेस यूएस में है, दुबई में है, कोई बात नहीं, मैनेज हम लोग वडोदरा से कर रहे हैं, मतलब इंडिया से कर रहे हैं, तो वो HUF रेसिडेंट इन इंडिया। भले HUF कहीं पर भी सिचुएटेड हो बट उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है, मतलब इंडिया में वर्क कर रहा है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, बट उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हो रहा है फॉर एग्जांपल जापान से,
तो वो HUF नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब HUF इज सेड टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब उसके लिए दो कंडीशन है। पहले देखो HUF रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया रेसिडेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। चलो अब ये पता चल गया कि रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है। तो इसके लिए व्हेन द कर्ता सेटिस्फाई, देखो कर्ता सेटिस्फाई बोथ फॉलोइंग टू कंडीशन, दोनों कंडीशन कर्ता को सेटिस्फाई करनी है, तो वो HUF रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। और अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन कर्ता सेटिस्फाई नहीं कर पाता या दोनों में से कोई एक भी नहीं कर पाता है, तो फिर वो HUF रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, चल अभी देखो, चलिए अभी ये दो कौन सी एडिशनल कंडीशन है जो कि कर्ता को सेटिस्फाई करनी है। तो पहला, कर्ता और मैनेजर मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, जो कि हमने एडिशनल कंडीशन में देखा था इंडिविजुअल वाले में, वही है। एंड 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 ईयर्स। तो दूसरी एडिशनल कंडीशन 730 और मोर डेज इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। तो दो जो हमने इंडिविजुअल के केस में दो एडिशनल कंडीशन डिस्कस की थी, वही दो एडिशनल कंडीशन यहां पर HUF के कर्ता को अप्लाई होगी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए। ठीक है, तो अभी एक बार ब्रीफली समराइज कर दे, तो अगर इंडिविजुअल की बात करें तो वो अगर दो में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, जो कि कौन सी है, पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर प्रेजेंट इन इंडिया, और दूसरी अगर वो नहीं सेटिस्फाई होती है तो 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। अब ये दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इंडिविजुअल इज रेसिडेंट इन इंडिया। अब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी या बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए दो एडिशनल कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई हो गई तो एंड ऑर्डिनरी, दोनों में से कोई एक या दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। तो वो दो एडिशनल कंडीशन कौन सी है जो कि यहां पर HUF के कर्ता को भी अप्लाई होगा। पहला, 2 आउट ऑफ 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, एंड 730 और मोर डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स वो यहां पर इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। अब HUF की बात करें तो HUF रेसिडेंट इन इंडिया तब माना जाएगा जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया हो, एंड अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टोटली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट है तो आगे सोचना होगा कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है या बट नॉट ऑर्डिनरी, तो उसके लिए कर्ता को जो दो एडिशनल कंडीशन हमने इंडिविजुअल में देखी वही अप्लाई करनी होगी। अब बाकी सारे हम पर्सन को देखें, यानी कि फॉर्म है, AOP है, कोई भी, तो उसमें मेन यही जो हमने HUF में बेसिक कंडीशन में देखा, सिर्फ वही क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली सिचुएटेड विद इन दी इंडिया, तो वो रेसिडेंट, एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट। ये सब में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी या बट नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में ही अपने को देखना है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है। नाउ द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और दूसरा टोटल इनकम। तो यहां पर इनकम का कॉन्सेप्ट अपने को समझना है, क्योंकि कौन सी इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए कंसीडर की जाती है ये समझना जरूरी है। इसके ऊपर भी आपको एग्जाम्पल आने के 100% चांसेस है, और इसमें से शायद थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ ले, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए आपको इनकम पता होनी चाहिए। तो इनकम या तो इंडियन इनकम होती है या तो फॉरेन इनकम होती है। इनकम दो टाइप की है टैक्सेशन पर्पस से, एक इंडियन इनकम, दूसरी फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम हम कब मानेंगे, व्हेन इनकम इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। दो चीजें हैं, दो वर्ड याद रखना, रिसीव एंड अक्रू। रिसीव एंड अक्रू, ये दो वर्ड्स को आप अच्छे से याद रखें। रिसीव्ड या
डिम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब मिलने वाली है फ्यूचर इंडिया में, या तो फिर अक्रूड और डिम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया है तो वो इंडियन इनकम हो गई। रिसीव के लिए रिसीव्ड और डिम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड के लिए अक्रूड और डिम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया है तो वो इंडियन इनकम। और जो इनकम ना इंडिया में रिसीव हुई है ना इंडिया में अक्रू हुई है वो सब फॉरेन इनकम। ठीक है, तो यहां पर देखो वेदर इनकम रिसीव्ड और डिम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो देखो अगर इनकम इंडिया में रिसीव हुई है और डिम्ड टू बी रिसीव्ड है मतलब वो इंडियन इनकम होगी, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। इसके साथ साथ अक्रूड और डिम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया भी है, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में है तो वैसे भी वो इंडियन इनकम होती है, या तो रिसीव्ड या तो अक्रूड। यहां पर तो दोनों हो रहा है, अक्रूड भी इंडिया में रिसीव्ड भी इंडिया में। फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडिया में अभी पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपके पास से फीस लेनी है, तो फिर फीस की इनकम इंडिया में अक्रू हुई और आपने मुझे यहीं पर फीस दी इंडिया में ही तो वो रिसीव्ड भी इंडिया में हुई, तो अक्रूड एंड रिसीव्ड दोनों इंडिया में हुई, इंडियन इनकम। अगर ऐसा है कि ये इनकम मुझे इंडिया में आपने दी बट मैंने आपको पढ़ाया था कनाडा में, ठीक है, मैंने आपको कनाडा में आपको पढ़ाया था, मतलब ऑब्वियस है कि ये इनकम अक्रूड इंडिया में नहीं हुई, अक्रूड कनाडा में हुई, मैंने पढ़ाया आपको कनाडा में। आपने फीस मुझे दी इंडिया में, मैंने आपको पढ़ाया कनाडा में, तो भी रिसीव्ड इंडिया में हो गया ना, तो वो इंडियन इनकम। इनकम रिसीव्ड इंडिया में नहीं हुई, आपने मुझे फीस पे की कनाडा में पर मैंने आपको कोचिंग दी थी कनाडा में, कनाडा में मैंने पढ़ाया, यहां पर सॉरी यहां पर आपने मुझे पैसे दिए कनाडा में, मैंने पढ़ाया आपको इंडिया में, मैंने आपको इंडिया में पढ़ाया और आपने मुझे फीस दी कनाडा में, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं, रिसीव्ड इंडिया में नहीं हुई, रिसीव्ड कहां पर हुई कनाडा में मुझे, पर मैंने आपको पढ़ाया कहां था इंडिया में, तो ये अक्रूड इंडिया में हो गए तो भी वो इंडियन इनकम। यानी कि पहले तीन देख लो, रिसीव्ड एंड अक्रूड दोनों इंडिया में है, इंडियन इनकम। रिसीव्ड इन इंडिया है बट अक्रूड इन इंडिया नहीं है तो भी इंडियन इनकम। रिसीव्ड इंडिया में नहीं हुआ बट अक्रूड इंडिया में हुआ तो भी वो इंडियन इनकम। पर मैंने आपको फॉर एग्जांपल पढ़ाया भी कनाडा में और आपने मुझे फीस भी कनाडा में दी, तो वो हमारे लिए हो गई फॉरेन इनकम। समझ में आया सबको? यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो भाई ये इंडिया में, ये भी इंडिया में, ये इंडिया हो गया, ये कनाडा पाकिस्तान, आपको जो भी लिखना है कोई एक कंट्री रखना, ठीक है। अब ये तो हमने पता किया कि इंडियन इनकम हुई या फॉरेन इनकम, अब उसकी टैक्स इंसिडेंस मतलब टैक्सेबिलिटी वो इनकम के हिसाब से अलग होती है। अब यहां पर दो चीजें मर्ज होगी, देखो एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो हमने पहले पढ़ा वो, और दूसरा इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन इंडिया। तो देखो अगर कोई भी इंडियन इनकम है यानी कि रिसीव्ड एंड अक्रूड, रिसीव्ड बट नॉट अक्रूड, नॉट रिसीव्ड बट अक्रूड, कुछ भी इंडिया में हुआ है तो वो इंडियन इनकम हो गई। अब इंडियन इनकम हो गई तो रेसिडेंशियल स्टेटस तीनों में से कोई भी हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए टैक्सेबल इन इंडिया। क्योंकि इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है तो भाई इंडिया में टैक्स पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी इंडिया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट। इंडियन इनकम हुई मतलब टोटल इनकम का हम कैलकुलेशन करें तो वो इनकम को हम लोग कंसीडर कर लेंगे बिकॉज इट इज इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, फॉरेन इनकम मतलब क्या, जो अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, तो सर फिर इसके ऊपर थोड़ा टैक्स लगेगा, लगेगा। अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भले मैंने आपको कनाडा में पढ़ाया, भले आपने मुझे पैसे कनाडा में दिए, बट इंडिया में उसके ऊपर टैक्स लगेगा बिकॉज माय रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होंगे। याद रखना ये जो स्टेटस है ना उसमें हाईएस्ट इनकम टैक्सेबल होगी, ऑलमोस्ट सब एक ही, सिर्फ ट्रांसफर को छोड़ के बाकी की सारी इनकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होती है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी में दो एक्सेप्शनल केस है जो कि हम लोग अभी पूरा लिस्ट देखेंगे ही नीचे, उसको छोड़ के
सारे के सारी इनकम ये भी टैक्सेबल होती है, जबकि सबसे कम होती है नॉन रेसिडेंट में। अगर फॉरेन इनकम है तो नॉन रेसिडेंट इंडिया को वो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट है तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं। क्लियर? इंडियन इनकम तीनों ही रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए टैक्सेबल, फॉरेन इनकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए दो केस है, वो ध्यान रखना है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एंड अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। अब यहां पर जो दो केस लिखे वो केस देख लो। द फॉलोइंग फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो कौन सा है? केस 1, इफ द बिजनेस इनकम एंड बिजनेस इज कंट्रोल होल्ली और पार्टली आउटसाइड इंडिया, सॉरी पार्टली फ्रॉम इंडिया। सेम अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो अगर ये दो केस है तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल इन इंडिया अगर वो बिजनेस से इनकम हो रही है जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, या कोई प्रोफेशन में से हो रही है जो प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में हुआ है, तो रेसिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी वो टैक्सेबल। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये कंडीशन के लिए मैंने यहां से एरो कर दिया है। ये टिक मार्क की हुई पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। और दूसरे सभी टैक्स पेयर जो है उसके लिए तो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दो ही है, बट नॉट ऑर्डिनरी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सिंपल, कोई भी इंडियन इनकम है, रेसिडेंट इंडिया के लिए एंड नॉन रेसिडेंट के लिए, सबके लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल। फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट इन इंडिया के लिए तो ऑब्वियस है सब कुछ टैक्सेबल होता है, नॉन रेसिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल। क्लियर? एंड नाउ द फुल फ्लेज समरी चार्ट, जो कि आपको एग्जाम्पल में काम लगने वाला है। यहां पर जो अलग अलग ट्रांजेक्शन लिखे हैं वो आपको अमाउंट के साथ दिए होंगे, और आपको तीनों ही रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए टैक्स इंसिडेंस यानी कि टोटल इनकम फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि ये पर्टिकुलर इनकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी में कंसीडर होगा या नहीं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी में होगा या नहीं, नॉन रेसिडेंट में होगा या नहीं, लिखने हैं और फिर लास्ट में टोटल करेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल के वीडियोस पहले सुन लो। यहां पर मैंने नीचे सारे पास्ट पेपर्स के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस लिए, समरी वाले मतलब थियोरी वाले क्वेश्चन भी एंड कैलकुलेटिव भी। कैलकुलेटिव के लिए आप ये देख लोगे, ये वाला वीडियो, ये दोनों ही चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहां पर रखा हुआ है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम दो है एग्जाम्पल के, यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम्पल मैंने पूरा लिख के समझाए हुए हैं, एप्लीकेशन के ऊपर उसके वीडियो है, और यहां पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो आपको देखने को मिल भी जाएगा, मतलब जिसमें सारी चीजें कवर हो ही गई है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दूसरा भी वीडियो है जिसमें मैंने ज्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवाई है, बट अच्छे से कर लेना क्योंकि 10, 12, 8 मार्क में आपको ये क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है। तो अभी ये क्या है समझ लो, ध्यान से समझ लो, 5 से 10 मिनट में ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। 8 से 10 मार्क आपके कंफर्म होंगे। मेन क्या याद रखना है, हमको इनकम इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है वो समझना है, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट। याद रखना है इंडियन इनकम के लिए कंडीशन क्या, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड एंड डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया है, तो वो सारी इंडियन इनकम हो गई। इंडियन इनकम हो गई मतलब तीनों ही तीन लेवल पे टैक्सेबल, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट सबके लिए टैक्सेबल। फॉरेन इनकम है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए तो टैक्सेबल ही होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए दो केस हमने देखे कि बिजनेस है तो बिजनेस इनकम वो बिजनेस में से जिसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है, प्रोफेशन में से तो वो प्रोफेशन जो कि सेटअप इन इंडिया है, एंड नॉन रेसिडेंट है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब देखो मेन मेन वर्ड्स को टिक करना है, मैं यहां पर टिक कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। देखो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकम मिली इंडिया में चाहे वो इनकम अक्रूड हुई हो भारत में या कहीं और, मतलब आपने मुझे फीस इंडिया में दी, मैंने आपको पढ़ाया, इंडिया में भी हो सकता है या कनाडा में भी हो सकता है, बट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो गई, मतलब कौन सी इनकम हो गई, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है तो तीनों ही तीन में टैक्सेबल, तो देखो यस 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 मतलब टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, तीनों ही रेसिडेंशियल स्टेटस में वो इनकम लिख देंगे। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मतलब भारत में मिलने वाली है, चाहे वो अक्रूड भारत में हुई हो या भारत में ना भी हुई हो, पर मिलने वाली कहां पर है, इंडिया में, तो वो कौन सी इनकम हो गई, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम है तो तीनों ही स्टेटस पे टैक्सेबल, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट सबके लिए टैक्सेबल।
उसके बाद अक्रूड वाले वर्ड्स पर है, इनकम अक्रूड इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट। मैंने आपको इंडिया में पढ़ाया, अब आप उसकी फीस मुझे इंडिया में दो या कनाडा में दो वो पता नहीं, पर पढ़ाया मैंने आपको इंडिया में है। तो इनकम अक्रूड कहां हुई? इंडिया में, तो वो इंडियन इनकम हो गई, इंडियन इनकम हो गई, तो तीनों ही तीन रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या? टैक्सेबल। फोर्थ, डीम्ड टू बी अक्रूड, मैं आपको भारत में पढ़ाने वाला हूं, इंडिया में पढ़ाने वाला हूं, उसकी फीस आपने मुझे कनाडा में दे दी या इंडिया में दे दी या देने वाले हो, बट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडिया में, मतलब ये इनकम मेरे लिए अक्रू कहां होने वाली है? इंडिया में। तो इंडियन इनकम हो गई, इंडियन इनकम हो गई, तो तीनों ही रेसिडेंशियल स्टेटस में वो टैक्सेबल इन इंडिया। मेन ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जो कि अक्रूड रिसीव्ड, ये सारा पार्ट कंप्लीट कर देता है। अब देखो, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। देखो ये केस हमने देखा, केस 1 एंड 2 देखो, बिजनेस। अब देखो इंडिया में है तो इंडियन इनकम मतलब रेसिडेंट इन इंडिया के लिए तो टैक्सेबल, फॉरेन इनकम हो गई, बट रेसिडेंट इन इंडिया के लिए तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि रेसिडेंट इन इंडिया के लिए क्या होता है? सारी चीजें टैक्सेबल होती है। हमको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी में ये ध्यान रखना है, क्योंकि दो केस इसमें है कि ये इनकम उस बिजनेस या प्रोफेशन से है जिसका कंट्रोल या सेटअप इंडिया में हुआ है, तो कंट्रोल या सेटअप इंडिया में हुआ है तो टैक्सेबल होगा। देखो तो यहां पर टैक्सेबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन रेसिडेंट के लिए तो ऑब्वियसली वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये फॉरेन इनकम है। ये सभी इंडियन इनकम मैं लिख देता हूं, आपको रेफरेंस के लिए काम लगेगा। इंडियन इनकम ये हमारी हो गई फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम ये केस वाले में आ गई। रेसिडेंट इन इंडिया वाले के लिए तो सब कुछ फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल इन इंडिया ही है। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। देखो ये केस में क्या था भाई, रेसिडेंट इन इंडिया के लिए तो टैक्सेबल है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए अपने को ध्यान रखना था कि वो बिजनेस सेटअप इन इंडिया हो या प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो तो वो इंडिया में टैक्सेबल, बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए। आउटसाइड इंडिया हो तो वो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल स्टेटस वाले नॉट टैक्सेबल। तो यहां पर देखो नॉट टैक्सेबल, ये अलग है, ठीक है। बाकी नॉन रेसिडेंट को तो वो टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी फॉरेन इनकम है, ध्यान रखना। फॉरेन इनकम हो तो भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल ही होता है, कोई भी इनकम हो, इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो। इंडियन रेसिडेंट इन इंडिया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी इंडिया, तो उसके लिए वो टैक्सेबल है ही। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सारी इंडियन इनकम टैक्सेबल। फॉरेन इनकम के लिए ये केस दो याद रखना है कि बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम जो कि कंट्रोल या सेटअप इंडिया में हो तो वो टैक्सेबल, वरना नॉट टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट के लिए तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं है। उसके बाद 7th, इनकम नॉट बीइंग फ्रॉम द बिजनेस, नॉट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया, तो ये फॉरेन इनकम हो गई। फॉरेन इनकम हो तो भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगा ही। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ये वो केस में आता ही नहीं। केस दो क्या थे कि बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल या सेटअप इन इंडिया हो तो टैक्सेबल, ये तो बिजनेस या प्रोफेशन की है ही नहीं, देखो बोल दिया है नॉट बीइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो फॉरेन इनकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी नॉट टैक्सेबल। एंड नॉन रेसिडेंट के लिए तो सारी चीजें टैक्सेबल नहीं होती है। एंड लास्ट जो है वो यहां से 8 नंबर का पॉइंट, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, रेमिटेड टू इंडिया। इंडिया में सिर्फ रेमिट किए या ट्रांसफर टू इंडिया, तो ये एक्चुअली में इनकम ही नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर वो इनकम कंसीडर नहीं करनी है, तो जो इनकम ही नहीं है वो कैसे हम इनकम के अंदर कंसीडर कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के लिए? तो ये तीनों में ही नॉट टैक्सेबल, सिर्फ ट्रांसफर वाला, ठीक है। बस ये 8 पॉइंट के ऊपर आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। देखो ये वाला जो एग्जांपल है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है, जिसके लिए हमने रेसिडेंशियल स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। आप ये वीडियो डिटेल में देख सकते हो एग्जांपल्स के लिए। एग्जांपल के लिए कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही एग्जांपल है,
एग्जाम्पल के भी वीडियो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ ये इनकम कंप्यूटेशन के लिए क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, देखो 10 मार्क है, ये जो इस चार्ट के ऊपर डिपेंड है। सारी चीजों को समझ लो कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये चार्ट के ऊपर है। तो आपको सेंटेंस पढ़ना है और टेबल ड्रॉ करना होगा। कैसे टेबल ड्रॉ करना होगा हिंट दे देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। बस पर्टिकुलर्स और फिर 3 स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अब इस तरह से टेबल बना के हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और जो भी इनकम लिखी है उसका नाम लिखेंगे, और फिर अगर ये इसमें टैक्सेबल है, जो कि ऑलमोस्ट होता ही है, तो लिखेंगे। यहां पर होता है पूरा भी हो सकता है, कुछ पार्ट भी हो सकता है, वो हम एग्जाम्पल पढ़ोगे, सेंटेंस देखोगे तो समझ में आएगा। सपोज ये नहीं हो रहा है इसमें, तो डैश, फिर दूसरा नाम पढ़ेंगे, फिर उसका लिखेंगे और उसका स्टेटस क्या हो रहा है। याद रखना सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट चीजें इसमें आएगी और सबसे कम चीजें इसमें आएगी, इसमें सबसे कम, इसमें सबसे ज्यादा। तो गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। कुछ भी कंफ्यूजन लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें तो लिख ही दो, इसमें तो लिख ही दो, आएगा ही। तो उतना तो सही एंट्री होता जाएगा, तो उतने मार्क्स आपके सिक्योर्ड होते जाएंगे। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन, अभी उसके साथ साथ आपको थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। देखो ये और में है, क्वेश्चन के और में थियोरी है। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एग्जाम्पल थियोरी और में एग्जाम्पल थियोरी। तो यहां पर ये एसएससी की डेफिनेशन लिखनी है, ये प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे पैम्पलेट में है। आपको साहस एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, जिसमें ये सॉल्यूशंस एग्जाम्पल के भी करे होंगे, और यहाँ पर आंसर कौन सा लिखना है वो आंसर हिंट दे देंगे। भाई हमारे पैम्पलेट में से इस पेज नंबर का ये टॉपिक लिखना है या ये टॉपिक पढ़ना है, ये आपको रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है? फिर ये 2019 का देखो, ये इंडियन इनकम किसको मानेंगे, अक्रूड, रिसीव्ड, अक्रूड एंड रिसीव्ड, अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अक्रूड बट रिसीव्ड, ये लिखना है। फिर अगेन एग्जांपल है 10 मार्क का, देखो रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है, 10 मार्क में क्वेश्चन आता है। फिर ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, मोस्टली आप देखोगे तो 10 मार्क में आपको एग्जांपल तो मिलने ही वाला है, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के ऊपर। तो उसको आप लोग अच्छे से देखोगे। फॉर एक्स्ट्रा रेफरेंस, आउटसाइडर जो स्टूडेंट्स है वो इस मटेरियल में यहां पर क्लिक करेंगे, ये 2 जगह पर दिखा देता हूं। देखो मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, तो मैं ये लीव कर रहा हूं, ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडिंग दिस लेक्चर इन ऑन। उस पर क्लिक करोगे तो वो पूरा वीडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको, क्योंकि माइक सिस्टम ऑडिबल, मतलब मैं यहाँ से बोलूँ उसी को कंसीडर करेगा, यहाँ की आवाज को नहीं लेगा, तो वो आपको ब्लर दिखाई देगा। बट आप क्लिक करोगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्लिक कर देना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन सी सिचुएशन में, ये एग्जांपल्स है, ठीक है, ये एग्जांपल भी उसके अंदर स्टेटस के लिए एक्स फर्निचर, और ज्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर दी है जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जांपल है, उसके वीडियो एप्लीकेशन में कोर्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी साहस के स्टूडेंट्स है वो उसमें से जरूर से देखे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन और सभी सब्जेक्ट के जो सुपर रिवीजन सेशन है वो आपको हमारे साहस एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। तो आप साहस एप्लीकेशन को हमारी वेबसाइट www.sahasinstitute.com से डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप के लिए, मोबाइल फोन के लिए, और सभी सब्जेक्ट का एक्सीलेंट एजुकेशन एक्सेल कर सकते हो। और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।